हाँ जी, तो आइए आज हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि टिश्यू किसे कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू सिमिलर सेल्स का ग्रुप है, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस सहित एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। यहाँ पे समझिए, देखिए सपोज ये हमारे पास कोई ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है, सिमिलर सेल्स का ग्रुप है। अब देखिए दो सेल्स के बीच में ये जो सब्सटेंस है इसे कहते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो टिश्यू में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स यानी सिमिलर सेल्स का ग्रुप आएगा और उसके साथ ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी आएंगे। तो टिश्यू क्या है? सिमिलर सेल्स का ग्रुप है, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस सहित एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो इस पूरे को ही हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स से क्या मतलब है? सिमिलर सेल्स से मतलब है कि टिश्यू के जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए, फंक्शन सिमिलर होना चाहिए एंड ऑरिजिन सिमिलर होना चाहिए। हाँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में भी डिसिमिलर, ये डिसिमिलर भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लेकिन ऑरिजिन ऑलवेज सिमिलर होना चाहिए। ठीक है। अब देखो एनिमल टिश्यू 4 तरह के हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। इसमें से एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। न्यूरल टिश्यू को हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और इसे हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आइए एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अब जानते हैं। देखिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो शब्द है एपिथेलियल, इसका मतलब क्या है। जो एपिथेलियल है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एपी एंड थीलिया। एपी का मतलब होता है अपॉन एंड थीलिया का मतलब होता है ग्रो, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये एक ऐसा टिश्यू है जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स, वो एक यूनिफॉर्म लेयर के फॉर्म में अरेंज होती है। कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए ये है एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे ये जो एपिथेलियल टिश्यू की ये है एपिथेलियल सेल्स। ठीक है। जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इस वजह से इनके बीच में जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो बहुत ही कम होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू ए वैस्कुलर होती है। ए वैस्कुलर का मतलब होता है विदाउट ब्लड सप्लाई, जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता उसे ए वैस्कुलर कहते हैं। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये ए वैस्कुलर है, मतलब इनमें ब्लड सप्लाई नहीं है। लेकिन ये जो एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स, इन्हें भी तो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो वो कैसे होगा? तो इसीलिए तो ये किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रही है। यहाँ पे समझिए ये है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे है कनेक्टिव टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच में आपको ये जो एक लेयर दिख रही है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में आपको याद रखना है कि ये एक थिन लेयर है, नॉन लिविंग लेयर है, नॉन सेलुलर लेयर है, यानी कि ये सेल्स की नहीं बनी होती है और ये एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच में होती है और इसको एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू दोनों मिल के सिक्रीट करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई है। अब चूँकि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं है तो ये जो है अपने ऑक्सीजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, वेस्ट रिमूवल के लिए कनेक्टिव टिश्यू के ब्लड वेसल पे डिपेंड हो गई हैं। और एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन के जरिए होता है। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई है, यहाँ से चीज़ें डिफ्यूजन के जरिए इन सेल्स तक पहुँचेंगी और यहाँ इनके वेस्ट वापस भी डिफ्यूजन के जरिए पहुँचेंगे। तो ठीक है, आपको इतना समझ में आया। वही यहाँ पे लिखा है कि जब ये ए वैस्कुलर है तो इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से मिलेगा। ठीक है। अब अगर कहीं पे कोई पूछ देता है कि इसमें ब्लड सप्लाई क्यों नहीं है एपिथेलियल टिश्यू में, क्योंकि जो सेल्स हैं वो देखिए कॉम्पैक्टली पैक्ड है। ठीक है। इतनी भी जगह नहीं बची है कि ब्लड वेसल भी आ पाते, लेकिन नर्व सप्लाई होती है, ये आपको याद रखना है। देखिए अब क्या है, हैज ए फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका एक फ्री सरफेस होता है। समझिए सपोज ये वाली सेल की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये जो इसका ये वाला सरफेस है ये कहलाएगा बेसल सरफेस और ये साइड वाला लेटरल सरफेस कहलाएगा और जो ये ऊपर वाला है ये कहलाएगा एपिकल सरफेस। ठीक है। तो देखिए जो बेसल सरफेस है क्या ये फ्री है क्या? नहीं। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रखी है ये फ्री नहीं है। लेटरल सरफेस फ्री है क्या? नहीं। एडजेसेंट सेल्स को फेस कर रही है, ये भी फ्री नहीं है। लेकिन ये जो एपिकल सरफेस है ये फ्री है। तो इसका
कौन सा सरफेस फ्री है, याद रखिएगा एपिकल सरफेस फ्री है, जो कि फेस करता है या तो बॉडी फ्लूइड को या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को। बॉडी फ्लूइड को फेस करता है मतलब कि देखिए सपोज ये हमारे पास एक कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या है, ये एक ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल की जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है, ये देखिए, ये जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है ये कौन सी सेल है, एपिथेलियल सेल है। और यहाँ पे ये ब्लड है, ये इनका फ्री सरफेस है, ये इनका फ्री सरफेस है, और यहाँ पे ब्लड है, तो ये बॉडी फ्लूइड को फेस कर रही है, ठीक है। अब दूसरा है कि आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करती है। इसके लिए स्किन के एग्जांपल से समझ सकते हैं, अपना जो स्किन है इसकी जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस, वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रही है, ये लाइन समझ में आ गया। और इस तरह से जो एपिथेलियल टिश्यू है प्रोवाइड्स अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, सम पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करते हैं, कवरिंग एंड लाइनिंग बनाते हैं, कौन, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब देखिए क्या है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एपिथेलियम ओरिजिनेट्स फर्स्ट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले ओरिजिनेट होने वाला टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू है। इनमें हाई रिजेनरेशन पावर होता है, ये याद रखना है आपको। और देखिए ये समझा चुकी हूँ, इट रेस्ट्स ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, आप देख सकते हैं एपिथेलियल सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रही है। अब अगर ऑरिजिन की बात करें तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एक ऐसा टिश्यू है जो तीनों जर्म लेयर से ऑरिजिनेट हो सकती है। मतलब हमारे पास, कहने का मतलब है कि हमारे पास ऐसी एपिथेलियम भी है जो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है, ऐसे भी है जो मेसोडर्म से ओरिजिनेट होती है, ऐसे भी है जो एंडोडर्म से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये तीनों जर्म लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से ओरिजिनेट हो सकती है। अब इसको हटाती हूँ। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे है एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखो अभी मैंने कहा ना कि एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स हैं वो यूनिफॉर्म लेयर के फॉर्म में अरेंज होती हैं, सेल्स लेयर के फॉर्म में अरेंज है। तो आखिर सेल्स की कितनी लेयर है उस बेसिस पे हम एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। और इस बेसिस पे हमने एपिथेलियल टिश्यू को दो ग्रुप में बांटा, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल याद रखिएगा, एस से सिंपल और एस से सिंगल। जो सिंपल एपिथेलियम है इसमें सेल्स की सिंगल लेयर होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे ऐसे सिंगल लेयर होती है सेल्स की। लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियम है इसमें 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स, इसमें सेल्स की 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब जो सिंपल एपिथेलियम है इसका काम क्या है, तो एनसीईआरटी में लिखा है लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स, ट्यूब्स, यानी कि हमारे बॉडी के जो हॉलो स्ट्रक्चर है, चाहे वो बॉडी कैविटीज हैं, डक्ट्स हैं, ट्यूब्स हैं, इनकी जो लाइनिंग है वो सिंपल एपिथेलियम बनाती है, ठीक है। और जो कंपाउंड एपिथेलियम है, चूंकि ये मल्टी लेयर है, ठीक है, तो इनका काम हो गया प्रोटेक्शन। ये यूनी लेयर्ड एपिथेलियम है, ये मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है, और इनका काम क्या हो गया, इनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। अब आइए दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल एपिथेलियम की बात करेंगे। तो देखिए सिंपल एपिथेलियम नाम से क्लियर है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं, सेल्स की सिंगल लेयर होगी। लेकिन उस सिंगल लेयर में भी जो सेल्स हैं उसकी शेप कैसी है, सेल्स की शेप कैसी है। जो सेल्स हैं वो फ्लैट हो सकती है, क्यूब लाइक हो सकती है, कॉलम लाइक हो सकती है। तो आखिर कैसी है शेप, उस बेसिस पे हम इसको मतलब सिंपल एपिथेलियम को फर्दर क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया। पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर है क्यूबॉइडल एंड फिर है कॉलमनार एपिथेलियम। तो आइए एक एक करके जानते हैं। जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इसमें जो सेल्स है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। इसका क्या मतलब है कि देखिए ऐसे इरेगुलर बाउंड्री होगी, और ये जो इरेगुलर बाउंड्री है ये आपको तब दिखेगी जब आप टॉप से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स कैसी हैं, फ्लैट हैं विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। इनका फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन। क्या हो गया फंक्शन, डिफ्यूजन। अब ये मिलेंगी कहाँ, तो जहाँ पे डिफ्यूजन कराना होगा वहाँ पे मिलेंगी। आपको 2 एग्जाम्पल याद करने हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स, ठीक है। अब अगला टाइप है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्यूब लाइक है, ठीक है, ऐसे क्यूब लाइक सेल्स हैं, ऐसे क्यूब लाइक सेल्स हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है, इनका काम है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और ये मिलेंगी कहाँ पे, तो एनसीईआरटी का एग्जांपल याद रखिएगा, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन जानते हैं,
पढ़ेंगे, किडनी में होता है नेफ्रॉन, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में, यानी कि वही पीसीटी, डीसीटी। अब देखिए जो पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वहाँ पे जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसमें माइक्रोविलाई होती है। अब इस पॉइंट को आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा है, फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल मे बियर, यानी कि एपिथेलियल सेल का जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस कौन सा होता है, एपिकल सरफेस, आप जानते हैं। इस एपिकल सरफेस पे माइक्रोविलाई हो सकती है, ऐसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो सकते हैं, माइक्रोविलाई हो सकती है फ्री सरफेस पे। फ्री सरफेस पे सीलिया हो सकती है और फ्री सरफेस पे स्टीरियोसीलिया भी हो सकते हैं। अगर फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई है तो कहेंगे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, अगर सीलिया है तो कहेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम, अगर स्टीरियोसीलिया है तो कहेंगे स्टीरियोसीलिएटेड एपिथेलियम। अब देखो माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है, तो ये नॉन मोटाइल होती है। ये कैसे होती है, नॉन मोटाइल होती है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है सरफेस एरिया इंक्रीज करना, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन हो सके। जैसे देखिए ये पहले इतना था, ठीक है, अब अगर ऐसे ऐसे ये फोल्ड हो गई तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ना, हो गया। तो इसका काम क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। वहीं पे जो स्टीरियोसीलिया है ये भी नॉन मोटाइल है, इनका भी काम है सरफेस एरिया बढ़ाना। लेकिन जो सीलिया है ये मोटाइल होती है, लेकिन ये एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करती है। तो अब देखिए जब ये खुद मोटाइल है तो इसके कांटेक्ट में जो भी चीज़ आएगी, चाहे वो म्यूकस हो, एग हो, सेकेंडरी ओसाइट हो, उनको भी ये एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव कराएगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो पीसीटी है, यहाँ पे जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उनके एपिकल सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, पीसीटी में कैसा एपिथेलियम है, तो ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। अब एक कॉलमनार, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो टॉल होती हैं, लंबी होती हैं, एंड पतली सेल्स होती हैं। देख लीजिए ये कॉलमनार एपिथेलियम भी है, ऐसी लंबी लंबी सेल्स होती हैं। और ख़ास बात याद रखिएगा कि इनका जो न्यूक्लियस है ये बेस पे होता है, और इनका भी फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इनके भी फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई हो सकते हैं। और ये कहाँ पे मिलेंगे, तो ये मिलते हैं फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में मिलेंगे। तो ये हमारा पेज हुआ कंप्लीट। अब आइए, अब देखिए आगे क्या है। अब है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होते हैं, आइए देखते हैं। इफ़ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, तो कहेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। यदि कॉलमनार या फिर क्यूबॉइडल सेल्स के फ्री सरफेस पे सीलिया है तो कहेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। इनका फंक्शन क्या है, तो देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। मैं बता चुकी हूँ कि जो सीलिया है वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इनके कांटेक्ट में जो भी चीज़ें आएंगी उनको भी ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराएगी। अब ये सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है, तो देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स में सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब अगला है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, सम ऑफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। कुछ कॉलमनर या फिर क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, किस काम के लिए, सिक्रीशन के लिए। उन्हें ही क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का काम क्या हो गया, सिक्रीशन, ठीक है। अब आगे एनसीईआरटी ने ग्लैंड्स के बारे में बात किया है। तो देखिए ग्लैंड्स क्या होते हैं, एनी सेल और टिश्यू विच इज सिक्रीटरी इन नेचर। कोई भी एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स अगर सिक्रीशन का काम कर रहे हैं तो उसे कहते हैं ग्लैंड्स। अब देखिए ग्लैंड्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, किस बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। पहला है यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड दूसरा है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। याद रखिए, समझ लीजिए। देखिए यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, एंड ग्लैंड ये सिंगल सेल्ड ग्लैंड है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, गोबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये याद रखिएगा, गॉबलेट सेल्स, ठीक है। ये क्या करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। दूसरा है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। मल्टी का मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल, एंड ग्लैंड ये जो है
जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड है वो बहुत सारी सेल्स से मिलके बनी होती हैं, और इसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब आगे है ग्लैंड्स के बारे में ही है कि ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशंस ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। जो ग्लैंड्स हैं वो अपना सिक्रीशन कैसे रिलीज कर रहे हैं उस बेसिस पे भी ग्लैंड्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसके पास डक्ट होती है, तो देखिए क्या लिखा है, प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। ये अपने प्रोडक्ट्स को डक्ट्स या ट्यूब्स के जरिए रिलीज करती है। समझिए, देखिए सपोज यहाँ पे ये एक ग्लैंड है, इसने ऐसा कुछ यहाँ पे सिक्रीशन बनाया, तो अगर तो ये डक्ट के थ्रू रिलीज कर रही है तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या क्या सिक्रीट करती है, तो ये म्यूकस सिक्रीट करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। देखिए सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, ठीक है। ईयर वैक्स सेड्यूमिनस ग्लैंड सिक्रीट करती है, ऑयल सीबेसियस ग्लैंड सिक्रीट करती है, मिल्क मेमरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। तो ये सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं, ठीक है। अब दूसरा टाइप है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे देखिए इनके पास डक्ट नहीं होती है, ये डक्ट लेस ग्लैंड है, तो डू नॉट हैव डक्ट्स, इनके पास डक्ट्स नहीं है। देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स, याद रखिएगा इनके प्रोडक्ट को हार्मोन्स कहते हैं, और सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। देखिए इनके पास डक्ट नहीं है, तो इनका जो प्रोडक्ट है हार्मोन, उनको ये क्या करती हैं कि ग्लैंड के चारों ओर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें सिक्रीट कर देती है, उसमें रिलीज कर देती है, और वहाँ से हार्मोन ब्लड में चला जाएगा और ब्लड उसको कैरी करेगा और टारगेट सेल तक पहुँचा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपल एपिथेलियम है कंप्लीट हुआ। अब आगे है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है मेड ऑफ मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स, यहाँ पे सेल्स की एक से ज़्यादा लेयर होगी, और चूँकि ये मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है इस वजह से इनका जो रोल है वो लिमिटेड होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। भाई ये मल्टी लेयर्ड है तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम सिंगल लेयर वाली एपिथेलियम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगी, लेकिन ये मल्टी लेयर्ड है तो ये क्या करेंगे, इनका काम है, इनका मेन फंक्शन है प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ये मल्टी लेयर्ड है तो ये प्रोटेक्शन का काम जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं कि ये आखिर होते कहाँ हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, आइए देखते हैं, ये आपको याद करना होगा। कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ है, कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। हमारे स्किन में भी जो है वो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं। स्किन की जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस, वो कंपाउंड एपिथेलियम की बनी होती है। इसके अलावा क्या है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स बक्कल कैविटी में है, फेरिंग्स में है, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैनक्रिएटिक डक्ट्स। तो ये 3 एनसीईआरटी में दिए हैं, ये आपको याद करने होंगे कि कहाँ कहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल जंक्शंस की। तो देखिए क्या है, इंटरसेलुलर जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। कि 2 इंडिविजुअल सेल्स या कह सकते हैं 2 पास की जो सेल्स हैं, इंटरसेलुलर जंक्शन का काम है कि 2 पास वाली सेल को स्ट्रक्चरली या फंक्शनली लिंक करना। ये 2 इंडिविजुअल सेल्स के बीच में स्ट्रक्चरल या फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चरल लिंक का मतलब है कि 2 सेल्स को फिजिकली आपस में जोड़ देना, लेकिन फंक्शनल लिंक का मतलब है कि इनके बीच में केमिकल का भी एक्सचेंज होगा। अब आगे देखिए क्या है, 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। यानी कि जो सेल जंक्शन है वो एपिथेलियम में तो होते ही हैं, साथ ही ये अदर टिश्यूज में भी होते हैं, जैसे कि न्यूरल टिश्यू में होते हैं, मस्कुलर टिश्यू में होते हैं। तो आपको ये नहीं समझना कि ये सिर्फ एपिथेलियम में ही होते हैं, एपिथेलियम में होते हैं और अदर टिश्यूज में भी होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है टाइट जंक्शन। ये अब टाइट जंक्शन क्या करते हैं, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। समझिए यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये एक एपिथेलियल सेल है, ये दूसरी एपिथेलियल सेल है, और इनके बीच में ये है टाइट जंक्शन। ये प्रोटीन के बने स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, इससे जो ये क्या करेंगे टाइट जंक्शन,
सब्सटेंसेस को लीक होने से बचाएंगे। तो इसका काम क्या है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। ये सब्सटेंसेस को टिश्यू से बाहर लीक होने से रोकते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए क्या है, एडहेरिंग जंक्शन। ये क्या करते हैं, ये परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये कहते हैं देखो भैया, हम दो पास पास वाली सेल्स को जोड़ के रख सकते हैं, हम सब्सटेंसेस के लीकेज को प्रिवेंट नहीं करेंगे। तो इनका काम क्या है, इनका काम है दो सेल्स को जोड़ के रखना। अब अगला है गैप जंक्शन। ये क्या है, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे पता है, आप समझिए। देखिए सपोज यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ठीक है। ये छोटी बड़ी बन गई बट आप ध्यान नहीं दें। और इनके बीच में ये देखिए, ये है गैप जंक्शन। तो देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, सेल्स के बीच में गैप भी है, जंक्शन भी है, तो कह दिया गैप जंक्शन। तो अब इस जंक्शन की वजह से इन दोनों सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है वो कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब इसके थ्रू मटेरियल पहले सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से पहले सेल में आ जा सकती हैं। क्या क्या जाएंगी, तो आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम टाइम बिग मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल में आ जा सकते हैं गैप जंक्शन की वजह से। तो गैप जंक्शन क्या है वो आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू का जो ऑरिजिन है वो मीजोडर्मल होता है, याद रखिएगा। ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। ये सबसे ज़्यादा यही होता है और सबसे ज़्यादा फैला हुआ टिश्यू भी यही है। इट्स फंक्शन इज लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इनका जो फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू का वो क्या है, बॉडी के अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को लिंक करना, सपोर्ट करना, ठीक है। अब देखिए क्या है, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। ये जो कोलेजन और इलास्टिन है ये प्रोटीन के नाम है। तो क्या लिखा है कि सभी कनेक्टिव टिश्यू में एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ के सभी कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन से हमारा यहाँ पे मतलब है कि ऐसी प्रोटीन जो स्ट्रक्चर बनाती है, और भी प्रोटीन होती है, इसको हम बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये याद रखिए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऐसी प्रोटीन जो स्ट्रक्चर बनाती है। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि ब्लड को छोड़ के सभी कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं वो फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिक्रीट करती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के फाइबर्स सिक्रीट करती हैं। हालांकि लिम्फ को भी छोड़ के एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन ब्लड में भी फाइबर नहीं होंगे और लिम्फ में भी नहीं होंगे। इसके अलावा सभी कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं वो फाइबर सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं क्या है कि द फाइबर्स, ये जो फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। ये जो फाइबर्स हैं ये टिश्यू को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। अब इस बात को आप समझ लीजिए। देखिए ये सेल्स हैं, ठीक है। टिश्यू बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए। तो ये सेल्स है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 टाइप के सेल्स बनाए हैं। अब देखो, अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल है ये सिक्रीट करती है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। ये क्या सिक्रीट करेगी, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड सिक्रीट करती है। और यही क्या है, यही है मैट्रिक्स। ये क्या है, ये मैट्रिक्स है। और ये हो गए सेल्स, हो गए यहाँ पे। अब देखो, अब यही जो सेल्स है इन्हीं में से एक सेल की टाइप होती है, आगे बताऊंगी, वो फाइबर्स प्रोड्यूस एंड सिक्रीट करती है, प्रोटीन फाइबर्स प्रोड्यूस एंड सिक्रीट करती है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बना दिया। तो अब यहाँ पे सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स, इनसे मिलके जो ये टिश्यू बना यही है कनेक्टिव टिश्यू। अब आइए इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स।
कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होती हैं देख लेते हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, मास्ट सेल, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल एंड एडिपोसाइट। यहाँ पे 6 टाइप के सेल्स के नाम लिखे हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं समझना कि बस यही 6 टाइप्स के सेल्स होते हैं, और भी होते हैं, बट आपके लिए जो जरूरी है वो यहाँ पे लिखा है। अब इनमें से कुछ का जिक्र एनसीईआरटी ने किया है, जिसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ। देखिए, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है ये कनेक्टिव टिश्यू की सबसे बड़ी सेल होती है, और ये मैक्सिमम इन नंबर भी है। इसका जो मेन फंक्शन है, या कह सकते हैं प्राइमरी फंक्शन है, वो है प्रोटीन फाइबर्स प्रोड्यूस करना। इसका प्राइमरी फंक्शन है टू प्रोड्यूस प्रोटीन फाइबर्स। और साथ ही जो फाइब्रोब्लास्ट है, ये कनेक्टिव टिश्यू के जो मैट्रिक्स है, कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है, उसका मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स यही सिक्रेट करती है, इसीलिए इसे चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है, मास्ट सेल। इसको मस्ट नहीं पढ़ना, ये है मास्ट सेल। ये कुछ केमिकल सिक्रेट करती है, जैसे कि हिस्टामीन, सेरोटोनिन, हिपेरिन। जो हिस्टामीन है वो है हिस्टामीन एक वैसो डायलेटर है, यानी कि ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देती है। जो सेरोटोनिन है ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है, यानी कि ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करती है। और जो हिपेरिन है ये नेचुरल एंटी कोगुलेंट है, यानी कि ये अनइंजर्ड ब्लड वेसल में ब्लड के क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है। और साथ में ये जो मास्ट सेल है ये स्मॉल अमाउंट में मैट्रिक्स भी सिक्रेट करते हैं। अगला है मैक्रोफेज। जो मैक्रोफेज है ये इनको हिस्टियोसाइट भी कहते हैं। ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है। ये फैगोसाइटोसिस द्वारा बैक्टीरिया, वायरस इन सभी को नष्ट करते रहती है। और साथ ही कनेक्टिव टिश्यू के जो डेड एंड डैमेज्ड सेल्स हैं उनका भी ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, ताकि कनेक्टिव टिश्यू को क्लीन रखा जा सके। इसीलिए इनको स्कैवेंजर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फाइबर्स की, फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे हम 3 तरह के फाइबर्स की बात करेंगे, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। ये तीनों प्रोटीन फाइबर हैं, यानी कि ये प्रोटीन के बने हैं, प्रोटीन के धागे हैं, सब समझ सकते हैं। तो आइए इन तीनों फाइबर्स के बारे में जानते हैं एक एक करके। कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर, ये प्रोटीन फाइबर्स हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि आखिर ये कौन से प्रोटीन से बने हैं। तो सबसे पहले कोलेजन फाइबर की बात करते थे कि जो कोलेजन फाइबर है ये कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। और इनके बारे में याद रखिएगा कि ये अनब्रांच्ड होते हैं, ये टफ फाइबर हैं, ये इनइलास्टिक होते हैं और ये बंडल में मिलते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो इलास्टिक फाइबर है ये इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं और इनमें मैक्सिमम इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। ये सिंगल होते हैं लेकिन ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, और जो रेटिकुलर फाइबर है ये रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये डेलिकेट फाइबर है और ये जो रेटिकुलर फाइबर है ये हाईली ब्रांच्ड फाइबर है। इनकी ब्रांचेज आपस में मिलकर डेंस नेटवर्क का फॉर्मेशन कर दिया करती है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको एनसीईआरटी से बाहर बताई, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उसको याद रख सकते हैं या फिर नोट भी करके रख सकते हैं। ठीक है, अब आइए अब आगे बात करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स को ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं, ये बता चुकी हूँ। देखिए क्या लिखा है, द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट्स एज मैट्रिक्स। यही बताया ना कि जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल है वो मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड सिक्रीट करती है, जो कि सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में जमा हो जाते हैं। ठीक है, और यही क्या है, यही है मैट्रिक्स। तो ये क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हटाती हूँ। तो चलिए अब आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने आपको 3 टाइप्स पढ़ाए हैं कनेक्टिव टिश्यू के। देखिए हमारा मेन फोकस एनसीईआरटी पे ही है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी से बाहर बता रही हूँ। बाकी हमारा जो मेन फोकस है वो एनसीईआरटी पे ही है। हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। आप इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ के भी देख लीजिएगा।
ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे एनसीईआरटी ने 3 तरह की पढ़ाए हैं आपको, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये 2 तरह के, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ये भी 2 तरह के, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। और जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है इसमें कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। देखिए एक्चुअली जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ये भी फर्दर 2 तरह की होती है। एक होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है वेस्कुलर या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है उसमें आ जाएंगे कार्टिलेज एंड बोन, और जो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें आएगा ब्लड एंड लिम्फ। तो देखिए यहाँ पे तो इस चैप्टर में हम कार्टिलेज एंड बोन को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो ब्लड है इसको एनसीईआरटी ने आपको एक अलग से चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसमें डिटेल में पढ़ाया है, तो हम भी वहीं पे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं लिखा है तो हम वहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू से। तो देखिए क्या लिखा है, मोर मैट्रिक्स एंड लेस फाइबर्स, यानी कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो ज़्यादा होते हैं एंड फाइबर्स कम होते हैं। तो इस वजह से क्या है, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली पैक्ड इन सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। याद रखिएगा मैट्रिक्स कैसा है, सेमी सॉलिड है, ना तो सॉलिड है ना ही लिक्विड है, सेमी सॉलिड मैट्रिक्स है। तो इस सेमी सॉलिड मैट्रिक्स में जो सेल्स एंड फाइबर्स है वो कैसे अरेंज है, लूजली पैक्ड है। क्यों लूजली पैक्ड है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स ज़्यादा है एंड फाइबर्स कम है, ठीक है। अब इसके 2 टाइप है, पहला क्या है, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि कंटेंस फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट वही है सेल्स डेट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स, बता चुकी हूँ, ये फाइबर्स को प्रोड्यूस एंड सिक्रीट करती है। इसके अलावा मैक्रोफेजेस होते हैं एंड मास्ट सेल्स होते हैं, इन सभी को बता चुकी हूँ। और ये करते क्या है, तो सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ये एपिथेलियम के नीचे होते हैं, एपिथेलियम को सपोर्ट करते हैं, अभी बताऊंगी कि कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट बीनीथ स्किन। ये भी अभी हम देखेंगे कि आखिर स्किन में कहाँ पे, ये स्किन के नीचे कहाँ पे ये है, देखेंगे अभी, ठीक है। दूसरा है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स हैं इसमें होती है एडिपोसाइट्स, ठीक है। वो जो एडिपोसाइट्स हैं स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। एडिपोसाइट का काम क्या है, फैट को स्टोर करना। देखिए एक्चुअली होता क्या है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। देखिए हमने जो न्यूट्रिएंट्स लिए है ना, मान लो हमने ज़्यादा खाया हुआ है, एक्सेस में जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, जो यूज नहीं हो पाया वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और उसको इन सेल्स में स्टोर किया जाता है, जिनका नाम क्या है, एडिपोसाइट्स, ठीक है। अब जो एडिपोज टिश्यू है ये कहाँ है, तो लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, ये भी स्किन के नीचे है। एरियोलर के बारे में भी लिखा है कि वो भी स्किन के नीचे है और ये भी नीचे है, अभी देखेंगे कहाँ पे है। अब अगला है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ डेंस कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पे मोर फाइबर्स लेस मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स कम है, फाइबर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट्स आर कम्पैक्टली पैक्ड। तो इस वजह से जो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट्स हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट जो है वो कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी 2 तरह का है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, ठीक है। अब देखिए ये जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है इसमें क्या लिखा है, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स सोज अ रेगुलर पैटर्न। यहाँ पे फाइबर्स का जो ओरिएंटेशन है वो रेगुलर पैटर्न में होता है, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। यहाँ पे फाइबर्स का एकदम बढ़िया पैरेलल अरेंजमेंट है। यहाँ पे जो फाइबर्स हैं उनका ओरिएंटेशन एक रेगुलर पैटर्न में होता है। अब यहाँ पे इसके 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स जो है वो स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करता है और जो लिगामेंट्स है ये बोन को बोन से अटैच करता है, ठीक है। अब डेंस इरेगुलर, इसमें क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर सोज अ इरेगुलर पैटर्न। यहाँ पे जो फाइबर्स का ओरिएंटेशन है वो इरेगुलर पैटर्न में होता है। फाइब्रोब्लास्ट एंड बहुत सारे फाइबर्स मोस्टली कोलेजन फाइबर डेट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, यानी कि यहाँ पे फाइबर्स का जो ओरिएंटेशन है वो बिखरे है ना, ओरिएंटेशन रेगुलर नहीं है, फाइबर्स ऐसे बिखरे होते हैं, ठीक है। अब ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे है, तो ये है प्रेजेंट इन द स्किन। अब इस पॉइंट को आप समझेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ।
देखो अपना जो स्किन है उसका सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो होता है एपिडर्मिस। तो ये क्या है, ये है एपिडर्मिस, ई लिख देती हूँ, ठीक है। और एपिडर्मिस के नीचे होता है डर्मिस, ठीक है। और इतना ये स्किन है, और डर्मिस के नीचे होता है हाइपोडर्मिस। अब देखो डर्मिस जो है इसकी फर्दर 2 लेयर होती है। ये जो थिन सुपरफिशियल लेयर है डर्मिस की, इसे कहते हैं पेपिलरी लेयर, ठीक है। और ये बनी होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। और जो नीचे वाला डीप वाला थिक लेयर है डर्मिस का, इसे कहते हैं रेटिक्युलर लेयर। और ये बना है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। और जो ये इतना स्किन है, ठीक है। और जो हाइपोडर्मिस है इसमें होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्लस एडिपोज टिश्यू। तो देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये जो है एपिथेलियम के नीचे होती है, एपिथेलियम को सपोर्ट करती है। तो देख सकते हैं एपिथेलियम के नीचे यहाँ पे ये है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में एनसीईआरटी ने लिखा है प्रेजेंट इन द स्किन। ये स्किन में है, क्योंकि इतना तो स्किन ही है ना, तो ये स्किन में प्रेजेंट है। और साथ ही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एनसीईआरटी ने ये भी लिखा है कि प्रेजेंट बिलो द स्किन। तो देखिए ये बिलो द स्किन है, स्किन के नीचे है, क्योंकि इतना स्किन है और ये स्किन के नीचे है। और जो एडिपोज टिश्यू है ये भी कहाँ है, स्किन के नीचे। तो ये इतना आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना, ये पेपिलरी रेटिकुलर ये सब कुछ नहीं याद रखना। बस आपको ये याद रखना है कि कौन बीनीथ द स्किन है, कौन इन द स्किन है, कहाँ कौन है, ये याद रखना है। ये बस आपके समझाने के लिए था, ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है। अब मैं पेज चेंज कर लेती हूँ। अब आते हैं कार्टिलेज पे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या था, कार्टिलेज भी था। तो आते हैं कार्टिलेज पे। देखिए द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। एंड प्लाइबल होता है, मतलब इसमें लचीलापन होता है, ठीक है। एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, यानी कि इसमें दबाव झेलने की क्षमता होती है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, सेल्स ऑफ कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज के जो सेल्स हैं, एक मिनट, हाँ, कार्टिलेज के जो सेल्स हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। याद रखिएगा, इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम। समझिए इस पॉइंट को, कार्टिलेज के मैट्रिक्स में ऐसे छोटे छोटे स्पेस होते हैं, स्मॉल कैविटीज होती है, और इसी में होते हैं कॉन्ड्रोसाइट। और इस स्पेस को क्या कहते हैं, इस कैविटी को जिसमें कॉन्ड्रोसाइट है इसको कहते हैं लेक्यूना, ठीक है, याद रखिएगा। और एक लेक्यूना में 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट हो सकते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आया, ये वाली, कि enclosed in small cavities within the matrix secreted by them, ये समझ लिया हमने। अब देखिए आगे क्या है, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। देखिए एम्ब्रियो का जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो है इन एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज बोन्स से रिप्लेस्ड हो जाते हैं इन एडल्ट्स। कहने का मतलब है कि अभी भी हमारे पास कार्टिलेज है, लेकिन ज़्यादातर कार्टिलेज जो है वो बोन्स से रिप्लेस्ड हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द, कार्टिलेज कहाँ पे हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में है। टिप ऑफ नोज एंड आउटर ईयर जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को डिटेल में लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला क्या है, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में कार्टिलेज के टाइप नहीं दिए हैं तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस एनसीईआरटी पे है। अब यहाँ पे दूसरा जो है वो है बोन, ठीक है। तो देखिए इनका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो कैसा होता है, हार्ड होता है एंड नॉन प्लाइबल होता है, यानी कि इसमें लचीलापन नहीं होता है। हड्डी में थोड़ी लचीलापन होता है, नहीं होता है। अब बोन के जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें क्या प्रेजेंट है, तो देखिए क्या लिखा है, रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स। और ये क्या करते हैं, ये विच गिव स्ट्रेंथ टू बोन, ये बोन को स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है बोन्स के बारे में, मेन टिश्यू डेट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, यानी कि हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चरल फ्रेम यानी कि जो संरचनात्मक ढांचा है उसको बनाने वाला मेन टिश्यू बोन ही है, ठीक है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। हमारे शरीर के जो
सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हैं, बोन उसको सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करता है, बोन उसको प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि जो रिब केज है ये हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन दे रहा है, जैसे कि जो क्रेनियम है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इसका काम क्या है, शरीर के सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना। द बोन सेल्स, बोन के सेल्स को कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, याद रखिएगा, आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लैक्यूना। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। देखिए मैं एक बोन सेल को आपको बना के दिखा रही हूँ। ये एक ऑस्टियोसाइट है, मैंने बनाया है, ठीक है, ये एक ऑस्टियोसाइट है, ठीक है। ऑस्टियोसाइट जो है वो एक स्पेस में प्रेजेंट है, तो इसके चारों तरफ, एक मिनट, हाँ मेरे पास दूसरा कोई पेन नहीं है, इसी से बना देती हूँ। तो इसके चारों तरफ फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, ठीक है, एक स्पेस में प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में ये एक स्पेस में प्रेजेंट है। तो सपोज ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक स्पेस है इसके चारों तरफ, तो ठीक है। ये देखिए ये एक ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोसाइट एक स्पेस में प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, इस स्पेस को कहते हैं लैक्यूना, इसको क्या कहते हैं, लैक्यूना। और ऑस्टियोसाइट के ये जो देख सकते हैं, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, इसके अपने ये जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है इसे कहते हैं फाइलोपोडिया, इसे क्या कहते हैं, फाइलोपोडिया कहते हैं, ठीक है। और ये जो लैक्यूना है इसके अपने चैनल्स होते हैं, ऐसे ये इसके अपने जो चैनल्स होते हैं ये वाला, इनको कहते हैं कैनालिकुली, इनको क्या कहते हैं, इनको कैनालिकुली कहते हैं। एक बार समझ लीजिए, ये एक ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोसाइट के चारों तरफ फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, ये एक स्पेस में प्रेजेंट है जिसे कहते हैं लैक्यूना। ऑस्टियोसाइट के ये जो अपने प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं इन्हें कहेंगे फाइलोपोडिया। और जो लैक्यूना है उसके जो चैनल हैं, लैक्यूना के चैनल होते हैं, उन्हें कहते हैं कैनालिक्यूली, और कैनालिक्यूली के अंदर होता है फाइलोपोडिया, ठीक है। ऐसे इतना डिटेल में नहीं जानना है, बट फिर भी मैंने बता दिया। अब देखिए क्या है आगे, ये वाली पॉइंट, ये वाली लाइन क्लियर हो चुकी है। अब आगे है लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शन, यानी कि हमारे लेग के जो लॉन्ग बोन्स हैं वो हमारे भार को उठा रहे हैं, वजन को उठा रहे हैं, वेट बियरिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विथ स्केलेटल मसल अटैच्ड टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स। देखिए अभी मैंने बताया ना कि जो टेंडन्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, यानी कि मसल्स भी बोन से जुड़ती हैं। तो जो बोन है वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कैसे, तो स्केलेटल मसल से इंटरेक्ट करके। इसके बारे में डिटेल में लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। ये याद रखिएगा, सम बोन्स, कुछ बोन्स से मतलब है जैसे कि लॉन्ग बोन्स में लॉन्ग बोन्स में बोन मैरो होती है, स्पेशली हम यहाँ पे रेड बोन मैरो की बात कर रहे हैं। तो जो लॉन्ग बोन है उनमें बोन मैरो प्रेजेंट है, ठीक है, रेड बोन मैरो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और रेड बोन मैरो का काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, द बोन मैरो इन सम बोन्स, याद रखिएगा, नॉट ऑल, सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया, और इसी के साथ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और थैंक यू, इसी के साथ मैं ये लेक्चर यहाँ पे एंड करती हूँ।